हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइस, ये जो मेरी 10 इयर्स की जर्नी है, इसमें जो मैंने अर्नब के साथ इश्यूज़ लाइक एग्रेशन, एंग्जाइटी, जो मेल्ट डाउन है, इमोशंस को हैंडल ना कर पाना, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे इश्यूज़ को मैंने अर्नब में स्टार्ट होते हुए भी देखा है और मतलब घटते हुए भी देखा है, काम डाउन होते हुए भी देखा है। तो ऑब्वियसली जो भी स्ट्रैटेजीज़ मुझे हेल्प की हैं वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। तो होता क्या है गाइस, स्टार्टिंग में क्या पोजीशन होती है, जब 5 ईयर से पीछे होते हैं या 6 ईयर से के अंडर होते हैं तो क्या होता है, तब तो इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि चीज़ों को कैसे करना है। सोसाइटी में जा रहे हैं या घर पे जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का कुछ भी नॉलेज होता ही नहीं है। तब जो इशू स्टार्ट होते हैं तो मैक्सिमम वो प्रीशियस टाइम होता है जहाँ पे आप ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं इनको बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे को बहुत जल्दी सिखा के, और तब बच्चे गेट कर भी लेते हैं। तो यही वो एज होती है जहाँ से अगर हम लोग रॉन्गली बच्चे को हैंडल करते जाएंगे तो आगे जाके एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि बच्चा हर चीज़ के लिए नेगेटिव वे को ही प्रेफर करता है। और उस पोजीशन पे जाके बच्चों को काम डाउन करना या उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये थेरेपिस्ट से भी आपने सुना होगा कि बाद में जाके बच्चे हर चीज़ में स्टबन हो जाते हैं। तो ये जो 5 इयर्स के अंडर वाला जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। इस टाइम में ये भी बात है कि हम लोगों को ये नहीं देखना होता है कि हम जो कर रहे हैं रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली हर चीज़ में आपको एफर्ट्स करना होता है, जिसमें आपका बिहेवियर आ जाता है, जिसमें आपका लैंग्वेज आ जाता है, जिसमें सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना होता है। तो यहाँ से क्या होता है, स्टार्टिंग जब आप यहीं से करते हो तो टाइम तो ऑब्वियसली सबको पता है बहुत ज़्यादा लगता है, ईयर्स लग जाते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं। तो मैंने तो पहले ही बोला है कि इस पोजीशन पे जो अर्नब अभी है कि जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर लेता है, आज उसके साथ मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठी हूँ, वो टीचर के साथ एग्ज़ाम लिखता है, स्कूल में उसको 3-4 घंटे रहना है। वैसे भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हम लोगों को कुछ इमरजेंसी है तो हम लोगों के घर में भी उसको छोड़ते हैं, जो कुलीग्स हैं। तो इस लेवल पे आ गया है कि कोई दूसरा भी उसको हैंडल कर सकता है, या अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर देता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हुई इस चीज़ में। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि मेरे साथ भी ये चीज़ें कभी ना कभी स्टार्ट हुई। बीच में मैंने पहले भी बोला था कि अर्नब का एग्रेशन जो था वो जब स्टार्ट हुआ था। गाइस, ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मुझे पहले पता इन चीज़ों के बारे में चल गया था। जब भी हम लोग यहाँ पे जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं हम लोग मिलते थे थेरेपी में, या अभी भी हम लोग कभी कभार मिलते हैं जो अर्नब से बड़े बच्चे हैं, तो हमेशा मैंने उनसे एक ही कंप्लेंट देखा कि मेरे बच्चे का एग्रेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिद्दी हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ लग रही थी कि मुझे भी कभी ना कभी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, और तब मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई। जब अर्नब में ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो क्या हो रहा था गाइस, पहले नहीं था। 5 to 6 ईयर तक अर्नब बिल्कुल मतलब अपनी मस्ती में रहता है, मस्ती करो, मज़े करो, खाओ पियो, घूमो, बस उसका यही काम होता था। अचानक से ये 6 to 7 ईयर के बाद थोड़ी थोड़ी एक सिंसियरिटी जो होती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहाँ पे वो रो रहा है, जस्ट रेस्टोरेंट में खा के आ गया है, उसको फिर से दोबारा जाना है, तो इतना सीरियसली वो रो रहा है मतलब। और क्या हो जाता है, मुझे तो ये फील होता है कि बाद में जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, और मतलब सपोज उसको मन कर रहा है कि मुझे रेस्टोरेंट से बाहर नहीं आना है, नॉर्मल बच्चे को क्या है, उसको किसी जगह पे मज़ा आ रहा है तो वो समझता है कि एक टाइम के बाद हमको घर जाना है। लेकिन इन बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं होती है स्टार्टिंग में। किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं करना है। यहाँ से जो है ये इश्यूज़ गाइस स्टार्ट होते हैं। क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल बच्चे की तरह कई बार डांट डपट के पूरा गुस्से से उनको बोलते हैं कि चलो अभी तो जाना ही है घर, चलो चलो यहाँ से, अभी ठीक हो गया, अभी हो गया काफ़ी। तो ये बच्चे समझते नहीं हैं। तो इसी वे में क्या हो जाता है कि ये जो एग्रेशन वाला दौर है, इमोशंस वाला दौर है, ये थोड़ा सा यहाँ से बिहेवियर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे पहला रूल ये है कि जब भी हम अर्नब को सीधा मना करते थे तो उसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता था। रादर देन हम ये बोलते थे कि हम कल फिर से आएंगे और फिर से हम अपनी पापा की गाड़ी में आएंगे, या उसको फिर से हम लोग एक अल्टरनेटिव देते थे कि अभी तुम चलो, बाद में हम फिर मज़े करेंगे। तो एक पॉजिटिव से वे के साथ उसको थोड़ा सा सहारा हो जाता था कि अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे फिर से मज़ा करने को मिलेगा, या यहाँ से मैं निकल रहा हूँ तो चलो अभी पार्क में खेल लेते हैं थोड़ा सा, चलो वहाँ पे स्लाइडिंग करेंगे। उसको दूसरा अल्टरनेट आप प्रोवाइड करो, उसको स्ट्रिक्टली मना मत करो कि हाँ चलो यहाँ से, ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है। तो अब क्या होता है, अब उसको वो तरीका पता चल गया गाइस, जहाँ भी हम लोग जाते हैं उसको मज़ा आ रहा है या किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो मैं उसको बोलती हूँ अर्नब चलो अभी हम ये करेंगे। तो वो अगर मैं ना भी बोलूँ तो अभी वो स्टेज पे होता है, खुद ही अपना अल्टरनेट देता है कि अभी मैं एग्ज़ाम लिखूँगा। अभी भी रास्ते में वो वही बोलते हुए गया कि मैं एग्ज़ाम लिखूँगा, उसके बाद हम शाम को घूमने जाएंगे, मुझे चॉकलेट बिस्किट मिलेगा। वो अपने आप ये सब कुछ बोलता रहता है। इससे क्या हुआ, वो एक तरह से उसने एक तरीका सीख लिया है अपने दिल को मनाने का। तो अब जब कभी भी उसको कुछ ऐसा चीज़ जिसमें उसको बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट आ रहा है तो उसको वो ईज़िली छोड़ पाता है। तो बीच में हम लोग कई बार वो चीज़ें कर भी देते हैं जो वो मांग रहा है, वो हम लोग कर भी देते हैं। समटाइम्स हम लोग स्किप कर देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अभी गाइस। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो एग्रेशन है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अपने इमोशंस को, और आप लोग समझते नहीं हो कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अच्छा है स्टार्टिंग से ही बच्चे को एक वे सिखाओ अपने आप को कैसे हैंडल करना है। तो मैंने सुना कि जब स्कूल में वो टीचर के साथ एग्ज़ाम लिख रहा था, सेम वो टीचर के साथ भी बोल रहा था कि अभी मैं एग्ज़ाम लिखूँगा, फिर मम्मी मुझे चॉकलेट बिस्किट देगी, तो शाम को हम घूमने जाएंगे। तो जहाँ भी उसको वो, जैसे ही उसके दिमाग में वो चीज़ आ रही है कि मैं घर जाऊंगा, तो अपने आप वो अपने दिल को समझा रहा है कि हाँ हम बाद में मज़े करेंगे। तो यहाँ से आप देखते हो कि 10 ईयर की एज में आके भी अर्नब का जो एग्रेशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। फिर बीच में उसके मेल्टडाउन उसके स्टार्ट हुए, मतलब किसी एक चीज़ को पकड़ के वो सीधा रोने लग जाता था। लाइक अगर उसको घर जाने की जिद आ रही है, जैसे गांव में जाने की जिद आ रही है, तो वो एकदम से इतना इमोशन होके मतलब वो रोना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, ये 6 ईयर के बाद स्टार्ट हुई गाइस। और शुरू में तो हम लोग भी उसके साथ रो पड़ते थे, मतलब हमने कभी भी अर्नब को इतना सीरियस देखा ही नहीं था। और मतलब राइट, मेरे हस्बैंड तो उसको बिल्कुल चिपका के बैठ जाते थे कि प्लीज़ बेटा मत रो। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगता था। तो शुरू में तो हम लोग उसको वैसे हैंडल करते, तो फिर हम लोग क्या करते कि थोड़ा सा हम उसको वीडियो कॉल करवाते, या उसी टाइम पे हम लोग उसको थोड़ा बाहर ले जाते घुमाने के लिए। तो ये चीज़ें एक लिमिटेड लेवल तक चली। आई थिंक 6-7 महीने तक ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। छोटी सी चीज़ को पकड़ के फिर उसको रोते रहना है। पहले तो मैं उसको प्यार से समझाती थी गाइस, लाइक बोल दूंगी कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन फिर एक लेवल ऐसा आया गाइस, वो मेरे समझाने से भी रोना स्टॉप नहीं होता था। फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया, उसको थोड़ा सा रोने दिया कि हाँ ठीक है इमोशनल बाहर निकल जाएंगे, रो लेगा तो थोड़ा शांत हो जाएगा। थोड़ा सा उसको मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही वो रो के चुप हो जाता था, थोड़ी देर के बाद मैं बीच में उसको पूछती थी कि हाँ रो लिया, ठीक है। तो कुछ देर के बाद वो ऐसे करता, हाँ रो लिया, तो ऐसे बोलता था वो। तो फिर मैं उसको बोलती थी कि चलो, फिर उसके बाद मैं बैठूंगी, मैं खेलूंगी भी। फिर उसका मन करता था कि हाँ मम्मी अब खेलेगी, या मम्मी मुझे कुछ खाने को देगी, जो भी उसका फेवरेट होता था। फिर मैं ज़्यादातर उसको फेवरेट खाने का ही देती थी। फिर उसको वो चीज़ आ गई कि जब भी मैं रोता हूँ और थोड़ी देर के बाद खुद ही चुप हो जाता हूँ, तो मम्मी मुझे कुछ फेवरेट खाने को देती है। तो अभी अपने आप अर्नब वैसे करता है, रो लिया चॉकलेट बिस्किट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप देखो कि हर इमोशंस के बाद उसने कुछ ना कुछ अल्टरनेट अभी रख लिया है खुद को समझाने का। और ये चीज़ भी हम उसके दिमाग में डालते रहते हैं कि कुछ भी चीज़ जो है वो सिर्फ मम्मी पापा से मांगना है, बाहर लोगों से अंकल से कुछ नहीं मांगना है। इसलिए मैं कभी भी दूसरी जगह पे जाती हूँ तो जाने से पहले ही उसके दिमाग में डालती हूँ कि अंकल से टॉफ़ी नहीं मांगना है, घर पे आके चॉकलेट बिस्किट मिलेगा। तो ये बार बार चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ। तो अर्नब ने ये चीज़ें भी कंट्रोल कर ली। वो एक आध बार पूछेगा, लेकिन जिद से किसी के पीछे नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें हैं।
और एक और इश्यूज़ रहता है कि जब भी खाने का कुछ सामने दिख रहा है तो ये बच्चे पूरा टूट पड़ते हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था हम लोग क्या तरीके फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग ग्रुप में खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो हम लोग अर्नब की टर्न ही लगाते हैं कि वही सबको लाइन में देगा, फिर उसका टर्न आएगा, हमारा टर्न आएगा। तो इस तरह से उसी के हाथ में हम लोग डोर थमा देते हैं कि तुम ही हैंडल करो। एक तो इससे पेशेंस आता है। जब भी वो बाहर से मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तो कभी मैं उसको शॉप में खाने के लिए नहीं बोलती हूँ। शॉप में अगर कुछ ले लिया है तो मैं उसको बोलती हूँ अर्नब पॉकेट में डालो, हम घर में खाएंगे। तो उसी की पॉकेट में डालते हैं तो उसको ये लगता है कि हाँ मेरी पॉकेट में है तो सेफ है, मुझे ही मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा पेशेंस आता है। 2-3 टॉफ़ियाँ अगर घर में उसके हैंड में है, अगर किसी ने दे दी, मैं टॉफ़ी प्रेफर नहीं करती हूँ शॉप में, ना खिलाती हूँ बिकॉज प्योर शुगर होता है। लेकिन किसी ने अगर दे भी दिया तो मैं फिर उसको बोलती हूँ कि जाओ फ्रिज में रख दो, हम बाद में खा लेंगे। तो वो चीज़ भी करता है, उस चीज़ के लिए जिद नहीं करता है कि मुझे अभी दिया है तो अभी ही खाना है। या कई बार चॉकलेट कोई बाहर से लेके आता है, उनको तो पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं बोलती हूँ ठीक है थोड़ा सा पीस काट लो और बाकी फ्रिज में रख लो। तो वो सेम चीज़ फॉलो करता है। तो ये जो बिहेवियर हैं ये धीरे धीरे 5 इयर्स तक तो इतना ज़्यादा लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ये जो बोलने वाला आगे का काम है ये आपको 6 ईयर के बाद जब फ्रेश स्पीच स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं 6 to 7 ईयर्स तक, तब आपको उनको इंटरेक्ट करके ही समझाना है। तब वो चीज़ काम नहीं करेगी कि आप मतलब क्या बोलते हैं इमिटेशन कर रहे हो किसी चीज़ की, ये वो नहीं। तब उनको टेक्निकली हैंडल करना है और इंटरेक्ट करके ही हैंडल करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को बोलते रहते हो, इनको समझ में नहीं आता है। लाइक स्कूल में अर्नब ये कर रहा था कि टिफ़िन पहले ही खा लेगा, रिसेस से पहले उसको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज जो दूसरा स्पेशल चाइल्ड है वो भी पहले ही खा लेता था, तो उसको देख के ये भी खा रहा था। तो मैं इसको 3-4 दिन उसको बोलती रही। तो 4-5 दिन के बाद उसने वो चीज़ फॉलो करना स्टार्ट की। तो इमीडिएटली बोला तो वो दिमाग में नहीं रही बात। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं रोज़ बोल रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। किसी चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया है कि ये मुझे सिखानी है तो बार बार बोलते रहो, रिमाइंड कराते रहो कि मैंने ये बोला था बट आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, गुस्से से नहीं बोलना है, आप जस्ट रिमाइंड कराते रहो उस चीज़ को। और डेफिनेटली अगर कुछ करवाना है तो उसके लिए जो इनके फेवरेट ऑब्जेक्ट होते हैं वही सबसे बड़ी हेल्प करते हैं गाइस। जिस चीज़ में इनको मज़ा आता है ना उसी चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। अर्नब को खाना अच्छा लगता है, अर्नब को घूमना अच्छा लगता है, जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं हम लोग वो चीज़ें यूज़ करते हैं। और फिर आपको उन चीज़ों को उन बच्चों को देना भी है ताकि उनको बिलीव रहे कि हाँ अगर मैं इनका बात फॉलो करता हूँ तो मुझे ये चीज़ें मिलती भी हैं। तो ये लगता है, मैं फिर बोलूँगी कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं सुन रहे हैं, बट यस एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी टाइम लगता है, इनको टाइम लगता है। समटाइम्स तो आज आपने बोल दिया कल उनको याद ही नहीं रहेगा, भूल जाते हैं। तो बार बार वो 1-2 वीक तक आप किसी चीज़ को बोलते रहोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसको ट्रिगर करेगा कि ये चीज़ बार बार बोली जा रही है। तो बार बार ब्रेन को मैसेज देना है कि यहाँ पे आके कुछ डिफरेंट करना है, यहाँ पे आपको कुछ बोला जा रहा है जो आपको डेली फॉलो करना है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता गाइस, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इनके लिए भी कुछ हैबिट अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो तो वो मुश्किल होती हैं, नहीं होता है। 1-2 बार अगर आपको टाइम लग गया लेकिन बच्चे ने वो हैबिट आपकी एक्सेप्ट कर ली तो धीरे धीरे और टाइमिंग कम होती जाती है। तो ये चीज़ का वेट भी हम लोगों को नहीं करना है कि और बड़े होंगे 10-15 साल के हो जाएंगे तब हम लोग समझाएंगे, तब हम लोग समझाना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बुरी मेंटेलिटी है गाइस, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये बच्चे उल्टा जितना ज़्यादा बड़े होते जाएंगे उसके बाद बिहेवियर को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज फिजिकली ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं और आप उस लेवल पे जाके खुद भी एग्रेसिवली बिहेव नहीं कर पाओगे। आपको कुछ ना कुछ लॉजिकली उनको ट्रीट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, मैं आपको कुछ भी तरीके दिखाऊं, बाकी लोग कुछ भी तरीके दिखाएं, लेकिन अपने बच्चे को आप बेटर तरीके से समझते हो। मैंने जो चीज़ें की वो मुझे किसी ने नहीं बताई, वो जिस तरह से मैं अपने अर्नब को समझ पा रही हूँ मुझे पता है कि वो कौन सी चीज़ पे मान सकता है, उसको कैसे टैकल करना है। तो मेरे चीज़ में वो दिमाग में वो चीज़ें आई, वो सफल हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपके केस में भी हों, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, आपको ये ज़रूर पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ से मुश्किल होती है। तो डिफरेंट तरीके आप लोग आजमा के देखिए, जैसे आपको लगता है
आप देखिए एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा कीजिए, लेकिन ट्राई करना मत छोड़िए। बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है। तो आज कम से कम मुझे इस बात का बहुत मतलब खुशी होती है कि 10 ईयर तक आते आते अभी तक तो मैंने अर्नव का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल कंट्रोल में रखा है। वो बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होता है, जो कि दूसरे बच्चे मैंने देखा है, ऑटिस्टिक बच्चे थोड़ा वायलेंट भी हो जाते हैं। तो एग्रेशन भी अभी कंट्रोल में है, इमोशन भी कंट्रोल में है। जो जब भी उसको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली वो हमारे पास एक्सप्रेस करता है उस चीज़ को कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो 3-4 दिन ही पहले उसने स्कूल से निकल के सडनली बोला पापा कहाँ हैं, क्योंकि लंच में पापा तो खा के चले जाते हैं जब वो आता है। तो सडनली उसके मुंह से बाहर निकल गया मम्मी पापा की याद आ रही है। और मैं शॉक रह गई वो सेंटेंस सुन के। तो वो सेंटेंस मैंने काफ़ी पहले सिखाया था उसको, जब उसको गांव में ताऊ की याद आती थी। वो बोलता था ताऊ के साथ रोते रोते बोलता था ताऊ की गाड़ी में जाना है, ये करना है, ये करना है। तो उसको मैं बोलती तो आपको ताऊ की याद आ रही है ना, बोलो मुझे ताऊ की याद आ रही है। तो सेम सेंटेंस उसने उधर इम्प्लीमेंट किया और बोला कि मुझे पापा की याद आ रही है। तो वही चीज़ है, बिलीव कीजिए, स्लो 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 चलिए, लेकिन चलते रहना है, वेट नहीं करना है कि बड़े हो गए तब करेंगे हम लोग। सो आई होप ये सब आपको ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।